गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 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 गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। सर आपने जो वो सर आपने वो इंग्लिश में रिवीजन के लिए बोला वो हनीकम गुड से मॉर्निंग करवाओगे सर। सप्लीमेंट्री से? ओके बेटा। हाँ, आपने क्या कहा? इंग्लिश में रिवीजन। सर इंग्लिश में रिवीजन करवाओगे वो सप्लीमेंट्री में से करवाओगे कि हनीकम में से? सेकंड चैप्टर आज करा देंगे। हनी अभी किसका चल रहा था? सप्लीमेंट्री का चल रहा था ना। करा दीजिए। वो हनीकम का। सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है। यस सर, सेकंड चैप्टर हनीकॉम। हाँ, तो हनी कॉम का ही कराएंगे, ठीक है। ओके। सर गिफ्ट ऑफ ए चप्पल। पर वो कंप्लीट नहीं हुआ कल जो 3 हाँ बेटा, क्वेश्चन कर कंप्लीट रहे नहीं थे। हुआ था। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर को यस सर। काम का नहीं हुआ था, आधा ही हुआ था चैप्टर। हाँ, ठीक है। सर गिफ्ट ऑफ चप्पल तो चैप्टर वो मैं समझ भी नहीं पाई थी, मैंने क्लास अटेंड नहीं की तो अभी समझ चलिए गई। ठीक है, उसको देखेंगे आज। अभी फिलहाल तो अभी एसएसटी के चैप्टर को देख रहे हैं हम, ठीक है। ओके, ये कहाँ तक हो गया था? कल ये जो टेबल 1 है इसको हमने बता दिया था। हाँ, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। उनकी जो भी उपलब्धियां रही हैं, हाँ, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनाया, ठीक है। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है और क्या क्या हम नई बातें उनके बारे में भी मालूम कर सकते हैं, इसको हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने कल बताया था कि चार्ल्स ने तोमरों से लड़ाई कर कर जीता था, लेकिन सर जो चौहान थे ना, तो जी वो मतलब जो राजा तोमर का था जी। वो मतलब पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, तो उन्होंने लड़ाई नहीं करी थी। ओके, उन्होंने लड़ाई नहीं किया था। यस ओके सर। ओके ओके, ठीक है। कई जिस भी तरीके से जो पहले के राजा हुए, मॉर्निंग सर। कभी तो उन्होंने लड़ाई जीत करके राजा बने, कभी किसी को मार करके बने, या कभी सर्वसम्मति से उनको अगर एज ए किंग अगर लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया तब भी वो राजा बने। तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आल्दो फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स का मतलब है दिल्ली के जो राजा हुए उनके बारे में हमें जो भी जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। आल्दो इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो शिलालेख हैं, जो प्रूफ हमें मिलते हैं, जो सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज, उनके द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है। क्वाइंस का मतलब जो सिक्के हैं, सिक्कों से भी हमें पता चलता है कि कौन सा राजा किस समय राजा बना, उसने किस तरह के सिक्के चलाए, उसकी इकोनॉमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सब जानकारी हमें मिलती है। और आर्किटेक्चर का मतलब जो पुराने भवन हैं उनके द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है कि किस राजा ने कौन से भवन को, किस बिल्डिंग को बनाया, कितने समय तक वो राज किया, ये सब जानकारी हमें मिलती है। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज का मतलब जो भी पास्ट की जो घटनाएं हैं, जो भी इतिहास है, वो उनके बारे में हमें पता चलता है। और उन इतिहास में क्या क्या लिखा रहता है? तारीख लिखी रहती है। तारीख का मतलब कोई डेट, कोई इम्पोर्टेंट जो डेट होती है उसकी जानकारी। तवारीख की बात है तो प्लूरल का मतलब वही तारीख अगर प्लूरल में है, ज़्यादा संख्या में है, का मतलब कोई एक डेट इम्पोर्टेंट है या फिर ढेर सारे डेट, ढेर सारे जो तिथियां हैं वो इम्पोर्टेंट हैं किसी राजा के जीवन में, तो वो सब हमें पता चलता है। और किस भाषा में वो सब लिखा हुआ मिलता है? रिटेन इन पर्सियन, फारसी भाषा में दिल्ली के सुल्तान के बारे में जो भी जानकारी है हमें वो सब फारसी भाषा में मिलती है। अगर हम हिस्ट्रीज की बात करते हैं, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि दिल्ली के जो भी सुल्तान हुए, खास करके जो अरब के लोग जो थे, जो आकर के यहाँ पर सुल्तान बने,
उनके शासन प्रशासन की जो भाषा थी वो क्या थी, समझ में आया? यस सर। सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या भाषा थी? शासन की भाषा, उनके शासन की भाषा अरबिक। हाँ सर जो अरब के लोग थे फिर वो से- इधर पे आके जो सुल्तान बने वो ये सर, फारसी भाषा यूज करते थे। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को हम फिर से पूछ रहे हैं आप लोगों से कि दिल्ली के सुल्तान के समय में जो शासन प्रशासन की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? सर अरबिक। सर वो सर फारसी भाषा थी। नहीं बेटा, सर, अरबी नहीं थी, पर्शियन। अरबी थी। वो अरबी भाषा थी। नहीं 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 नहीं, पर्शियन। पर्शियन। इसका करेक्ट आंसर है पर्शियन, फारसी भाषा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना आपके बुक में, रिटेन। सर इसको फारसी बोलते हैं। हाँ, इसको फारसी बोलते हैं। रिटेन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। ये साफ साफ लिखा है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के सुल्तान के शासन काल गुड में मॉर्निंग सर। जो प्रशासन की भाषा थी, गुड मॉर्निंग, जो शासन प्रशासन की भाषा थी वो फारसी भाषा थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी कौन सी भाषा? अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आज हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है उसके शासन प्रशासन की भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी, इंग्लिश, ये दो भाषाएं शासन प्रशासन में Yes, sir, ज़्यादातर हिंदी। चलती हैं, ठीक है। जिसमें कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा, यानी शासन प्रशासन में इसका प्रयोग किया जाएगा। और अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश भी इसके साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। हाँ, आप देखते हैं जितने भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन होती, जो भी सूचनाएं मिलती हैं, ऐसे यानी ढेरों सारे जो काम काज है आप देखते हैं वहाँ पर इंग्लिश का भी प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी पैरेलल उसके साथ चलती है। मोस्ट इंग्लिश स्पीकर। हाँ, ठीक है। तो आज के समय में हिंदी और इंग्लिश राजकाज की भाषा है। इसी तरह से उस समय जो राजकाज की भाषा थी, प्रशासन की भाषा थी, वो फारसी भाषा थी, ये ध्यान रखेंगे। फिगर 1 देखिए, फिगर 1 में क्या दिया है यहाँ देखेंगे। 4 स्टेज इन द मेकिंग ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट। A. Preparing the paper. B. Writing the text. C. Melting gold to highlight important words and passages. D. Preparing the binding. ये 4 स्टेप हैं। अभी इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको ये क्या हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद जस्ट नीचे आएंगे, पहले इसको समझ लेंगे। क्या मतलब इस ड्राइंग में क्या हो रहा है वो? नहीं बेटा, ड्राइंग में क्या हो रहा है मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए, मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि अभी वो मैटर हमने पढ़ाया नहीं। देखिए, बीच बीच में नहीं बोलेंगे, अपने माइक ऑफ रखेंगे बेटा, ठीक है। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नेड मैन। जो इतिहास के लेखक होते थे, जो इतिहास लिखते थे राजा के समय में, राजा अपने राज दरबार में एक ऐसे व्यक्ति को रखता था जो उनके बारे में सारा ब्यौरा रखता था अपने पास, वो लिखता रहता था, ठीक है। उसका काम लिखने का होता था, तो वो विद्वान व्यक्ति को अपने पास रखता था जो राजा के बारे में सारी जानकारी वो इकट्ठी करता था। लर्नेड मैन होते थे, विद्वान व्यक्ति होते थे। सेक्रेटरीज होते थे, सेक्रेटरीज का मतलब सचिव आज के समय में। एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक होते थे, या तो कोई पोएट होते थे, या तो फिर दरबारी होते थे। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है वो व्यक्ति। दरबारी हो सकता है, कवि हो सकता है, प्रशासक हो सकता है, या उनका सचिव हो सकता है। लेकिन ये निश्चित रूप से वह विद्वान व्यक्ति होगा, वो कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। वो अच्छा खासा वो विद्वान व्यक्ति होगा, जिसको जिसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, वही इस काम को कर सकता था। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज्ड रूलर्स ऑन गवर्नेंस। वो केवल एक काम लिखने का ही नहीं करता था, बल्कि इसके साथ साथ वो राजा को सलाह भी देता था कि आपको क्या काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। और यह राजा को उत्साहित भी करता था, उसका उत्साह बढ़ाता था, और उनको ये बताता भी था कि आपका जो शासन है कैसे वो और अच्छा हो सकता है, कैसे वो न्यायप्रिय हो सकता है, कैसे वो सबके लिए अच्छा हो सकता है। इस बात को राजा को समझाने का भी काम करता था, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में ये जो आपको
फिगर 1 में इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता था। उस समय जब इतिहास लिखता था वो व्यक्ति, जो आथर होता था ना, वो इतिहास को कैसे लिखता था, तो हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखने में सबसे पहला काम क्या करना पड़ता था? प्रिपेयरिंग द पेपर, पहले पेपर को बनाना पड़ता था। पेपर ऐसे ही नहीं मिलता था जैसे आज के समय में हमें आसानी से कागज़ मिल जाता है। उस समय वो पेपर पहले बनाते थे, पेपर को खुद बनाते थे, उसके बाद राइटिंग द टेक्स्ट, उसके बाद जी बेटा लिखते थे। हाँ, इसके बाद उस पर वो टेक्स्ट को लिखते थे, जो उनकी अपनी जो समझ होती थी राजा के बारे में वो लिखते थे। मेल्टिंग गोल्ड, हाईलाइटिंग इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस, उसके बाद वो उस लिखे हुए कागज़ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स होते थे या इम्पोर्टेंट कोई बात है उस पर वो सोने को गला करके उसका चिपकाते थे, यानी सोने से उसकी लिखावट करते थे। ऐसा आप कह सकते हैं कि उसके लिखावट के ऊपर वो सोने को चिपकाते थे जिससे कि वो चमकता था और इससे पता चलता था कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। जैसे हम लोग अभी बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ते समय जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा उसको मोटा कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। इसी तरह से उस समय जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती थी, इम्पोर्टेंट कोई इवेंट होता था, उस पर वो सोना को गला करके उस पर लगा देते थे जिससे कि पता चलता था कि इम्पोर्टेंट बात है। और चौथा स्टेप होता था प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। मार्कर से हाईलाइट करते हैं। हाँ, और चौथी और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लिखने के बाद बाइंडिंग, उसकी बाइंडिंग करते थे। आगे चलेंगे अब। द सर्कल ऑफ जस्टिस, फख्र ए मुदाबिर, फख्र ए मुदाबिर एक किसी लेखक का नाम है, उसने लिखा था 13th सेंचुरी में। क्या लिखा था? अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। उसने लिखा था कि सैनिक के बिना कोई भी राजा अपना जीवन नहीं जी सकता है, यानी सैनिक उसके लिए ज़रूरी है। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और सैनिक बिना सैलरी के, बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के अपना जीवन नहीं जी सकते हैं, उनका काम नहीं चलेगा। जो राजा है और सैनिक के लिए दोनों एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। सर, हाँ बेटा बोलो। सर अगर सैनिक युद्ध में मर जाते हैं तो उनके परिवार के साथ क्या होता है? सैनिकों को बेटा सैलरी का मतलब होता है पेमेंट, तनख्वाह। जैसे आजकल कोई भी व्यक्ति कहीं नौकरी करता है तो उसको नौकरी करने से महीने के बाद उसको सैलरी मिलती है ना, पैसा मिलता है, उसी को सैलरी कहते हैं। ठीक है, पेमेंट, वेतन, समझ में आ गया? ओके सर। हाँ, आगे चलेंगे बेटा। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, और सैलरी कहाँ से आती है? सैलरी जो किसानों से टैक्स के रूप में पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उससे आती है। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। उसने ये लिखा कि किसानों से जो टैक्स आता है वो तब तक आता रहेगा जब तक किसान खुश रहेंगे और समृद्ध रहेंगे, उनके खेतों में अच्छा अन्न पैदा होगा, उसको बेच सकेंगे, और उससे जब उनके पास पैसा रहेगा तभी तो टैक्स दे पाएंगे। अगर किसान गरीब हो जाएगा, किसान आत्महत्याएं करेगा, किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी, तो किसान टैक्स नहीं दे सकता है। ऐसी स्थिति में राजा के खजाने पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और राजा के पास उतना पैसा नहीं पहुंच पाएगा। दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। इसका मतलब है राजा को चाहिए कि अपने राजकाज ईमानदारी के साथ, न्याय के साथ चलाए। सबके साथ न्याय होगा तभी राजा को सारे पैसे मिल पाएंगे। अगर वो किसी वर्ग के साथ, किसी किसान वर्ग के साथ, किसी के साथ अन्याय करेगा तो उससे उनका जीवन दिख रही है। जी, एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्क्रीन में ब्लर दिख रही है। ओके, स्क्रीन की प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है आपको? अभी दिख रहा है? नो सर, है। अभी ठीक से दिख रहा है बेटा? यस सर। जी बेटा, दिख रहा है ठीक से? सर नहीं दिख रही। ओके, नहीं दिख रही है। सर नहीं दिख रही है। सर दिख रही है, सर दिख रही है। इसका मतलब दिख रही है। आप लोगों के सर पास दिख नेटवर्क इशू है। जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पर नेटवर्क इशू है, तो सर इसके लिए पूरी स्क्रीन दिख रही है और वो भी साफ साफ दिख रही है। ओके, यस देखिए, सर दिख रही है। जिसको स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए मेरी सलाह है कि वो अपना जो फिजिकल बुक है परचेज करके अपने पास अपनी बुक रखें, उसमें वो देखते रहें और मेरी आवाज़ सुनते रहें। इस तरह से उनका काम चल सकता है।
ठीक है। कई बार नेटवर्क साथ नहीं देता है, तो उनको अपनी फिजिकल बुक मार्केट से परचेज कर लें और बुक अपने पास रखें, यही हो सकता है अच्छा, इससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नेटवर्क सर मेरे पास है बुक। हाँ, नेटवर्क में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, नेटवर्क अगर पुअर आ रहा है तो बहुत दिक्कत है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आगे देखेंगे बेटा, अभी एक हाँ ये नीचे डू यू नो, देखिए, डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, राजा और प्रजा के बीच में, अगर उसके लिए यहाँ पर बात की गई है सर्कल ऑफ जस्टिस। सर्कल ऑफ जस्टिस को कोई बच्चा समझा सकता है क्या? इसके बाद मैं बताऊंगा सर्कल ऑफ जस्टिस क्या होता है। देखिए सर्कल ऑफ जस्टिस लिखा है ना बेटा, चलिए मैं बता देता हूँ, शायद आप लोग में से कोई नहीं बता पाएगा। सर्कल ऑफ जस्टिस का मतलब ये है, सर्कल ऑफ जस्टिस, सर्कल ऑफ जस्टिस से आप क्या समझते हैं? सर्कल ऑफ जस्टिस किसे कहते हैं? सर मतलब न्याय का घेरा। जी, न्याय का घेरा। तो एक कहने का क्या मतलब है, न्याय का घेरा ऐसा क्या कहीं दिखाई? अपन को हर चीज न्याय मिलती है, अपन न्याय के अंदर अन्याय नहीं होता। सर्कल ऑफ जस्टिस का यहाँ पर The circle of justice is the relationship between the state and the people in the pre-modern states of the Ottoman Empire. ओके, अगर इसको थोड़ा सा आओ और आप एक्सप्लेन करें हिंदी में जी बेटा, ताकि और बच्चे समझ पाएंगे। आप इससे क्या समझ रहे हो? सर आप ही एक्सप्लेन करो। हाँ बताओ बेटा, जरा इसको हिंदी में आप समझाइए। हाँ, जनता और मतलब राजा रहते हैं ना, उसके प्रति न्याय की अपेक्षा रहती है, तो अगर उसको न्याय मिलता है ना तो वो सोचता है कि हम न्याय की गुरु। ओके चलिए मैं बता देता हूँ। अगर ऐसा भी हो सकता है कि सर न्याय का घेरा कि अपन लोग जो आए अपने दरबार में सर, अपन लोग उनके साथ न्याय करने से जब अपन लोग उनसे कुछ मांगे सर, मतलब जैसे अपन लोग घूस लेते हैं, मतलब टैक्स लेते थे सर, वो भी अपन को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, काफ़ी हद तक आपने भी ठीक समझाया। सर्कल ऑफ जस्टिस का मतलब ये है कि अगर राजा प्रजा के साथ न्याय करेगा, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं करेगा, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाएगा जिससे प्रजा का नुकसान हो, तो प्रजा भी उसके बदले राजा को अधिक मात्रा में टैक्स पे कर सकती है और प्रजा खुशहाल रहेगी। इससे राजा की और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी और ज़्यादा उन्नति करेगा। तो ये सर्कल ऑफ जस्टिस इस तरह से पूरा होगा, यानी राजा की तरफ से अगर न्याय होगा तो प्रजा की तरफ से भी न्याय होता हुआ दिखाई देगा। ये सर्कल ऑफ जस्टिस है। अगर राजा अन्याय करेगा प्रजा के साथ तो प्रजा भी बिखरेगी, प्रजा उसके विद्रोह में उतरेगी, प्रजा उसके खिलाफ, तो राजा के लिए भी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो ऐसे में राजा की तरफ से न्याय होगा तो प्रजा की तरफ से न्याय होगा और उस न्याय का प्रभाव फिर राजा के ऊपर पड़ेगा, फिर राजा और अच्छा काम करेगा, फिर प्रजा पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और फिर प्रजा का रिस्पॉन्स राजा के लिए अच्छा रहेगा। तो ये सर्कल, इसको कहते हैं सर्कल, इसी को हम सर्कल कहते हैं, सर्कल ऑफ जस्टिस। ठीक है, यानी अगर न्याय से शुरुआत होगी तो न्याय से उसका समापन भी होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। दिस इज सर्कल ऑफ जस्टिस। आगे चलेंगे। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। फर्स्ट, सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके, अच्छा मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है? सर हमें तो आ रही है। हाँ, कहीं ना कहीं ये वाईफाई जो है सर आ रही है। ओके, वाईफाई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, इस वजह से इसकी दिक्कत आ रही सर है। अभी देखिए हमने वॉइस आपके किया। चलिए आगे देखेंगे। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज। देखिए, जो तवारीख के लेखक होते थे, जो इतिहास के लेखक होते थे उस समय, वो मुख्य रूप से शहर में रहते थे, मेनली दिल्ली में रहते थे। एंड हार्डली एवर इन विलेज, वो कभी कभार ही गांव में जाते थे, यानी जो भी। सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके, सर योर वॉइस इज नॉट। अभी देखिए, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ, इतिहास के जो लेखक उसमें थे वो मुख्य रूप से दिल्ली में रहते थे और कभी कभार ही वो गांव में जाते थे, यानी गांव में उनका आना जाना समझ लीजिए बिल्कुल नहीं होता था, कभी कभार चले गए। मतलब वो परमानेंटली दिल्ली में रहते थे, बस टेम्परेरी आते थे विलेज में। कभी काल गांव में चले गए, अदरवाइज स्थायी रूप से वो शहर में रहते थे। नेक्स्ट, सेकंड चीज,
दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति राजा के बारे में लिखता है इतिहास, तो इस बात का उसे डर रहता है कि अगर मैंने राजा के बारे में कोई गलत बात लिख दिया, या राजा अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर उसके बारे में मैंने लिख दिया, इतिहास में उसका लिख दिया, वर्णन कर दिया, तो राजा क्या करेगा? मुझे अपने दरबार में रखेगा, नहीं रखेगा? नो सर, सर बाहर निकाल देगा उसको। बाहर निकालेगा। बिल्कुल, ये बात सही है। दंड भी देगा। हाँ, दंड भी मिलेगा, उसको बाहर निकाल देगा, अगर पनिशमेंट कोई देगा। अच्छा राजा होगा, अगर कोई अच्छा राजा होगा और कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा होगा, तो वो क्या सोचेगा कि मुझको इस कंप्लेंट को सुधारना चाहिए। हाँ, अक्सर राजाओं का जो स्वभाव होता है, राजाओं का स्वभाव यही होता है कि अगर उनके खिलाफ कोई जाता है तो राजा उनको फिर बख्शता नहीं है, उनको या तो पनिशमेंट देगा या तो उनको बाहर निकालेगा। ठीक है, ये व्यक्ति का जो ईगो होता है ना, ईगो हमेशा उसके लिए दिक्कत पैदा करता है, और ये बात राजा के बारे में भी सही है। मार देगा। हाँ, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर देगा। आज के समय में अगर हम बात करें, आप लोगों ने नाम सुना होगा उत्तर कोरिया का? यस सर, यस सर। यस सर, वाता- किम जोंग उन उसका। उत्तर कोरिया का इस समय जो तानाशाह है, सर किम वो किम है तो आप किम जोंग उन, किम जोंग, किम सर जोंग किम जोंग में। किम जोंग उन, उसका नाम है किम जोंग उन। ठीक है, यस सर। तो किम जोंग के बारे में ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति सर वो उत्तर कोरिया में ऐसा करते हैं कि अगर किसी ने उसकी बुराई कर दी और अगर उसको पता चल गया तो फिर उसको जेल में डाल देता है वो। जेल में नहीं डालता बेटा, सर मार डालता है। उसको मार डालता है, उसको छोड़ता है। सर आगे चलते हैं। तो सर वो अगर कोई भी उसके रूल्स का कोई फॉलो नहीं करता है तो वो उनको मार देता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को ध्यान रखिए, ऐसा ही होता है राजा का स्वभाव। सर जो उनके वहाँ के लोग हैं वो सिर्फ वोट ही क्यों देते हैं? वोट देते हैं बेटा, डर से देते हैं, डर से वोट देते हैं। अगर उसको वोट नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए भी मुश्किलें आने वाली है। ऐसा अगर उत्तर कोरिया में कोई रहता है तो वो यहाँ भारत में आके रह नहीं सकता। हाँ, चलिए आगे चलते हैं बेटा। सर तो ये टीवी में दो ही चैनल ना, दोनों की तारीफ चलिए, करते हैं बस। वो बात वहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इस तरह से जो सुल्तान के बारे में जो राइटर लिखते थे, वो इस उम्मीद के साथ लिखते थे कि मैं इतना अच्छा लिखूं, इतना सुंदर लिखूं मैं अपने राजा के बारे में, जिससे कि राजा मुझे पुरस्कार दे। जब वो लिखते थे राजा के बारे में, अगर उनको बुराई लिखनी होती थी ना, तो वो जब राजा मर जाता था ना तो जब लिखते थे। हाँ बेटा, मैं आपकी आवाज़ थोड़ा नहीं सुन पाया हूँ, आपने क्या बोला है, आवाज़ मेरे तो पास तक नहीं आई है साफ साफ। सर मतलब जो राजा जब राजा के बारे में जो लिखना रहता था उनको, अगर उनको कुछ बुरा लिखना रहता था तो जब राजा मर जाते थे ना तब उनके बारे में लिख दिया करते हाँ, थे। ये बात ठीक है कि राजा की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद तो कुछ लिख सकते हैं, सही बात, लेकिन जीते जी उनके शासनकाल में लिखना संभव नहीं है। यस सर, एग्जाम्पल है कि वो अभी हमने टेबल 1 में पढ़वाया था मोहम्मद तुगलक का, तो वो उसकी यस सर उसकी पूरी नीतियां उल्टी पड़ गई थी तब उसने दिल्ली पर राज किया था जब, तो फिर तो यस सर जब वो मर गया था ना तब अमीर खुसरो, मीनाज सिराज, इन सब ने उसके बारे में बहुत बुरा लिखा था। बहुत बुरा है। हाँ, उसके जीते जी नहीं लिख सकते, नहीं तो मुश्किल है, फिर जीवन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन जीते जी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि ये जो लेखक होते थे ना, बड़े बड़े इनाम प्राप्त करने के लिए मार देंगे या फिर कोई सजा दे देंगे जी, मरने के बाद बुराई लिख। हाँ, इनाम प्राप्त करने के लिए वो अच्छी चीजें लिखते थे, खराब चीजें नहीं लिखते थे। These authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions। बर्थराइट का मतलब जन्म से जो अधिकार मिलता है किसी व्यक्ति को, जन्म से, जैसे इस तरह से राजा का वर्णन करते थे कि आपका ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है, आप अगर राजा हुए हैं तो आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप इस तरह की नीतियाँ बनाएं, है ना, इस तरह के रूल्स आप बनाएंगे। और जेंडर डिस्टिंक्शंस का मतलब होता है, जेंडर का मतलब था पुरुषवादी वर्चस्व, पुरुषवादी जो वो होता है, सम्मान होता है, ये केवल पुरुषों का अधिकार है कि वो राजा बनेगा, है ना, पुरुष वर्चस्व की बातें वो ज़्यादा लिखते थे। ठीक है, दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर
बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। का मतलब है कि अगर कोई राजा मर जाता है तो इसके बाद उसका आने वाला जो संतान है वो राजा बनेगा, ठीक है। और खास करके उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता था कि पुरुषों को ही वरीयता दी जाती थी राजा बनने में। यस, लड़कियों को रानी नहीं बनाया जाता राजा, मतलब लड़कों को ही ज्यादा जी, वो दिया जाता है। हाँ, देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, और उनके जो विचार होते थे ये सब जगह पर शेयर नहीं किए जाते थे, वो केवल राजा को वो बात बताता, राजा उसको फॉलो करता था। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर अब रजिया सुल्तान की बात आ रही है। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान, वो सुल्तान बन गई, वो उस समय वहाँ की रानी बनी। आपके जो राजा थे, किंग थे, उनका कोई सन नहीं था, इसलिए हाँ, हमने अपनी डॉटर को बिल्कुल अपनी बेटी को बनाया। तो सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया, वो सुल्तान बनी। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज, उस समय का जो इतिहासकार है, क्रॉनिकलर का मतलब इतिहासकार होता है, लेकिन वो अपने भाई से ज्यादा योग्य थी, ताकतवर थी, भाई से ज़्यादा कहीं योग्य थी, है ना। उस समय का एक इतिहासकार है जिसका नाम है मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज ये बहुत बड़े इतिहासकार हुए उस समय के। उन्होंने रिकग्नाइज्ड दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। जो इतिहासकार उसमें थे मिनहाज ए सिराज, उसने देखा कि वो अपने भाइयों से ज़्यादा योग्य है, ज़्यादा काबिल है, जो कि इस पद पर बैठ सकती है, रानी बन सकती है। बट he was not comfortable at having a queen as ruler, लेकिन वो खुद मिनहाज सिराज इस बात के लिए तैयार नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था, सहज नहीं था कि एक रानी को हम एक सुल्तान के रूप में रखें। मतलब सर, जो रजिया सुल्तान थी ना, उनके पापा ने उनसे मतलब उनका बेटा इतना अच्छा नहीं था, तो सबसे कह ही दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी बैठेगी। तो फिर उधर पे वहाँ के बहुत सारे राजाओं ने कहा कि नहीं, लड़कियों को बैठना अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ की प्रजा ने रजिया का साथ दिया, तो वो बैठ गई थी 2 से 3 सालों तक। लेकिन फिर उसको हटा दिया गया क्योंकि ये जो बाकी सर 1100 नो सर 1100 हटा दिया गया था राज्य से। सर उन्होंने सिर्फ 4 साल राज। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप शांत रहिए आप लोग। But he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at her attempt to rule independently. नोबल्स का मतलब जो उस समय के कह सकते हैं कि जो नोबल्स का मतलब जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उस समय, जो उसके शासन काल में जो और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि एक महिला स्वतंत्र रूप से शासन करे, ये उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, है ना। शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 में उसको कहीं कहीं गद्दी से साजिश करके हटा दिया गया। ठीक है, ठीक है। और सर, वो पहली वुमन थी जो राजगद्दी पर बैठी थी। हाँ, पहली महिला शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, पहली महिला शासिका थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। What मिनहाज सिराज थॉट अबाउट रजिया, रजिया के बारे में मिनहाज सिराज ने क्या सोचा था, क्या लिखा था, इसके बारे में देखिएगा। मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। Sir, who is Minhaj Siraj? जी बेटा, Who is मिनहाज सिराज a famous chronicler of that age। मिनहाज सिराज is not directly related to Razia. Minhaj Siraj, a historian, a independent person, a writer. सर मिनहाज सिराज क्रॉनिकलर थे, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया। हाँ, मिनहाज सिराज फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बताया गया था कि ये इतिहासकार है जिसने भारत को जो शब्द दिया था, वो हिंदुस्तान वर्ड दिया था भारत के लिए। ये यही तो मिनहाज सिराज है, दूसरा कोई नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में इसका नाम आता है बेटा। ठीक है, आगे चलेंगे। मिनहाज सिराज थॉट अबाउट द क्वींस रूल अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय द गॉड। मिनहाज सिराज ने सोचा कि ये जो समाज है, समाज में भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है कि पुरुष हमेशा राजा बनता है
तो ये रानी अगर सुल्तान बनती है, रजिया अगर सुल्तान बनती है, तो ये भगवान की उस व्यवस्था के, अल्लाह की उस व्यवस्था के खिलाफ है, ये सही नहीं है, ऐसा वो मानता था। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मेन, जिस व्यवस्था में वो मानता था कि महिलाएं केवल पुरुषों की सहयोगी हैं, उनको लीड रोल में नहीं होना चाहिए, ऐसा वो मानता था। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, उसने लिखा कि भगवान के रजिस्टर में, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, उसने कहा कि ये पुरुषों के खिलाफ है। हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंस क्वालिटीज़, और ये भगवान की रचना में ऐसा कैसे हो गया कि एक महिला को पुरुषों से कहीं ज़्यादा एक्सीलेंट क्वालिटी मिल गई, जो कि रानी बन गई। ठीक है, इस बात को उसने लिखा है। इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मेन, हाउ डिड सी गेन, वो लिखता है कि कैसे रजिया को ये जो क्वालिटीज़ हैं पुरुषों से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कैसे मिल गई। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मेंशन दैट सी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, अपने शिलालेखों में, अपने वर्णनों में और अपने सिक्कों में रजिया ने अपने आप को सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी बताया था। दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी से अलग विचार है। रुद्रमा देवी ने कुछ और लिखा था, जो कि 1262-1289 के बीच वो कहीं न कहीं वो रानी थी। रुद्रमा देवी किसी और जगह की रानी रही होगी। ऑफ द काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, देखिए वारंगल ये साउथ इंडिया में है, आजकल वारंगल ये तेलंगाना में पड़ता है। वहाँ पर रानी थी रुद्रमा देवी, 1262 से लेकर के 1289 तक वहाँ पर वो रानी थी। पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, अभी जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है वहाँ पर वारंगल पड़ता है। हाँ, मैंने आपको तेलंगाना बताया, तो ये तेलंगाना नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश में है। और पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही हुआ करते थे। अभी ये 2014 के बाद से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो वारंगल आंध्र प्रदेश में है। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रेजेंटेड शी वाज अ मैन। रुद्रमा देवी ने क्या किया, अपने नाम को ही बदल दिया। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रेजेंटेड शी वाज अ मैन, और उसने अपने इंस्क्रिप्शन में रुद्रमा देवी ने अपने आप को एक पुरुष बताया था। ठीक है, लेकिन सुल्तान रजिया ने कभी भी अपने आप को एज ए मैन नहीं शो किया। उसने कहा कि मैं सुल्तान इल्तुतमिश की मैं बेटी हूँ, इस तरह से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया था। लेकिन रुद्रमा देवी ने अपने आप को क्या किया था, उसने अपने आप को दिखाया था कि मैं एक पुरुष हूँ। अनदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर, कश्मीर में उसने शासन किया कब से कब तक, 980 to 1003। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, ही कम्स फ्रॉम दीदी or elder sister, and obviously affectionate term given to a loved ruler by her subjects। प्रजा के द्वारा इस रानी को, दिद्दा को क्या नाम दिया गया था, दीदी नाम दिया गया था। यानी प्रजा इसको एक्सेप्ट कर लिया था प्रजा ने, और बड़े ही प्यार से दिद्दा को दीदी नाम दिया था। तो एक तरफ रजिया का विरोध हो रहा था उसके शासनकाल में, जो हम कह सकते हैं कि जो रईस लोग थे, जो रईस थे उस समय रजिया सुल्तान के समय में, उनके द्वारा का विरोध हो रहा था। एक तरफ रुद्रमा देवी जिसने अपने आप को एज ए मैन प्रेजेंट किया था, और एक तरफ कश्मीर में शासन करने वाली दिद्दा, उसको पूरी प्रजा ने दीदी, प्यार से दीदी कह करके उसको संबोधित किया था और उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कॉन्ट्रास्टिंग है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम मैप नंबर 2, मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा ये जो इलाके हैं इन पर शासन किया जा रहा था, जिस समय इल्तुतमिश वहाँ का राजा बना था, कब्जा कर लिया था उसने लड़ाई जीत करके। इतना क्षेत्र में उसने अपना राज किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कासाकोट इंडस रिवर के पास है, ठीक है, नंदना, ठीक है, चेनाब रावी नदी का क्षेत्र है, लाहौर है। इस तरह से ये सारे जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, अजमेर है ना, रणथंभौर, बनारस को आज हम वाराणसी कहते हैं, ये सारे क्षेत्रों तक उसका, अवध को आज हम लखनऊ कहते हैं,
इन सब क्षेत्रों तक उसका क्या था, शासन था इल्तुतमिश का, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है सर ये सभी रिवर्स क्या है, आर क्यों लगा है? बेटा, आर का मतलब रिवर है और कुछ नहीं, आर का मतलब रिवर है। सर इनके आगे इनका नाम ले। इंडस रिवर, चेनाब रिवर, ब्यास रिवर, सतलज रिवर। मतलब जो आर है वो शॉर्ट फॉर्म हाँ, में लिखा रिवर है। का शॉर्ट फॉर्म है, रिवर का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है सर ये इल्तुतमिश का कहाँ तक राज था? हाँ बेटा, आप ये मैप में आप जितना क्षेत्र देख रही हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इल्तुतमिश के शासनकाल में इसके अधीन था, यहाँ तक उसका शासन चलता था। ठीक है, यहाँ तक उसका प्रभाव था, ये पूरा का पूरा एरिया इल्तुतमिश के कब्जे में था। ठीक है ओके सर। जी। सर ये जो अभी आपने वो पहले बनाया, वो बताया था ना, वो पेपर को बनाते हैं फिर उस पे लिखते हैं राजा के बारे में, तो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो तो? नहीं, काफ़ी टफ होगा आप लोगों के लिए, मुझे लगता है बहुत टफ हो जाएगा, है ना। हाँ, इस मैप को बना सकते हैं, इस मैप को बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, इस मैप को बनाएंगे और इसमें जो स्थान है इनको आप मेंशन करेंगे मैप में। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय में उसका शासन कहाँ तक था। ठीक है टाइम इज ओवर। जी, टाइम ओवर हो गया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट देखते हैं। सर जो राजा मोहम्मद वैन थे ना, वो सबसे समझदार राजा थे दिल्ली के। कौन? उन्होंने ना मोहम्मद तुगलक के बारे में बेटा ऐसी बातें तो कही नहीं जाती हैं कि वो समझदार था। यस सर बिकॉज क्योंकि वो उनने ना वो दिल्ली थी ना, उनको बीच में लाने का सोचा था कि वो दिल्ली यहाँ पे बीच में लाएगी, लेकिन बीच में अकाल पड़ गया था, तो ये उनकी गलती नहीं थी। जी, मतलब उसके बारे में देखिए बहुत डिस्कशन होता है। मोहम्मद तुगलक के बारे में बहुत सारा डिस्कशन होता है। डिस्कशन ये होता है कि जिस समय उसने जो भी नीति को लागू किया, वो समय कुछ प्राकृतिक चीजें भी ऐसी हुई कि उसके नीतियों के खिलाफ चली गई, उसकी नीतियां सफल नहीं हुई। मतलब वो जो नीति अपना रहा था वो सही थी, लेकिन वो गलत समय पर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, समय ने उसका साथ नहीं दिया। मतलब कह सकते हैं कोई दुर्भाग्यशाली था, वो अनफॉर्चुनेट व्यक्ति था, है ना। और उसके समय में सब बहुत अमीर इसलिए हो गए थे क्योंकि वहाँ पे उसने किसी भी सिक्के पे राजा की वो स्तंभ नहीं लगवाई थी। सिक्कों पर उसने मुहर नहीं लगवाया, ऐसे ही चला दिया। तो लोगों ने क्या किया कि हर घर में सिक्के हो गए। हाँ, उनके घरों में जो तांबे के बर्तन होते थे, सब तांबे के बर्तनों को काट करके सिक्के बना लिए और सब लोग ऐसे अमीर हो गए। तो कुछ उसकी नीतियाँ इस तरह थी। कभी कभी तो कुछ आलोचकों ने उसको सीधे सीधे कहा है कि मोहम्मद तुगलक एक पागल शासक था, ऐसा भी लोगों ने कहा है। ठीक है, तो अब इतिहास में जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, हम उसको कैसे पढ़ते हैं, किस तरह समझते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं वो बहुत ही समझदार था, बहुत विद्वान था, उसने बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई, लेकिन किस्मत खराब थी, समय खराब था, जिससे उसका फायदा उल्टा पड़ गया वो। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे। सर उसने सिक्कों पे सिंबल नहीं बनाया होगा इसलिए। हाँ, वैसे ही एकदम बिना मुहर के ऐसे ही चला दिया कि सिक्कों को काटो और चूस चला दो। तो काफ़ी दिक्कत उसमें हुई कि लोग अपने घरों में ही टकसाल लोगों ने बना लिया, घरों में ही सिक्के बनाने शुरू कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत फैसला कह सकते हैं। फिर उन्होंने सारे बर्तनों की सिक्के बना लिए, सबको फिर उसने इकट्ठा करा लिया था बाद में। ये सब विस्तार से जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू बेटा। बाय सर, थैंक यू फॉर द क्लास। बाय सर, थैंक यू फॉर क्लास। बाय सर, थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू बेटा। बाय सर, थैंक यू।